नसरुल्लाह की मौत, लेबनान से ईरान तक खलबली। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी इजराइल की बमबारी। नसरुल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के 20 कमांडरों का अंत। लेबनान में हिजबुल्लाह के 45 ठिकानों पर ताजा हमला। हाशिम सफीउद्दीन बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। ईरान की धमकी, बेकार नहीं होगी नसरुल्लाह की शहादत। बेरूत में ईरानी कमांडर की मौत पर ईरान में छाया मातम। नमस्कार। बेरूत से आज तक की इस विशेष कवरेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अशरफ वानी। पिछले 4 दिन से मैं लेबनान में हूं। शुक्रवार शाम को इजराइल ने अब तक लेबनान पर किए गए सबसे बड़े हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा। हिजबुल्लाह की कमान अब उसके चचेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को सौंप दी गई है। हिजबुल्लाह की कमान संभालने के साथ ही हाशिम सैफुद्दीन इजराइल के राडार पर आ गया है। हसन नसरुल्लाह के भाई को इजराइल के साथ लड़ने को लेकर काफी अनुभव है और वो ईरान का काफी पसंदीदा प्रमुख भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सैफुद्दीन किस तरह से हिजबुल्लाह, जो कि पिछले कई दिनों और महीनों से हाशिए पर आ गई है, उसमें दोबारा ताकत और जान फूंक देते हैं। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह की कमर इजराइल करीब करीब तोड़ चुका है। उसके सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा हो सकता है? और अब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला ये कि हिजबुल्लाह की कमान मारे गए चीफ नसरुल्लाह का भाई हाशिम सफीउद्दीन संभालेगा। पहले से ये कयास थे कि हाशिम को भी जिम्मा मिलेगा और आखिर ये फैसला सामने आ गया। ईरान की सरपरस्ती के दम पर हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान मिल गई। हिजबुल्लाह के कमोबेश सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें सिर्फ हाशिम सफीउद्दीन ही बचा है, इसलिए उसको संगठन की कमान मिली है। उसका काम होगा कि इस आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करना। वो हमेशा से नसरुल्लाह का भरोसेमंद रहा है और इस खतरनाक आतंकी संगठन के राजनीतिक मामले देखता रहा है। हाशिम कमान संभालेगा, इसकी कई वजह है। हिजबुल्लाह के अलग अलग देशों के लोगों से और संगठनों से होने वाली डील का काम हाशिम ही देखता था। हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामले भी वही देखता था। हथियारों की भी उसे जानकारी थी और हिजबुल्लाह के रणनीतिक मामले भी वही देखता था। अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के अब तक कितने कमांडर ढेर हो चुके हैं। मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल मारा जा चुका है। ड्रोन यूनिट कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को भी मारा जा चुका है। इब्राहिम कुबैसी रॉकेट डिवीजन का हेड था जो मारा जा चुका है। इब्राहिम अकील ऑपरेशनल चीफ था जो मारा जा चुका है। अली कारकी साउथ लेबनान फ्रंट का कमांडर था, नसरुल्लाह के साथ ढेर हो चुका है। मोहम्मद हुसैन एरियल फोर्स का कमांडर था जो मारा जा चुका है। वसीम अल तवील रदवान फोर्स का कमांडर मारा जा चुका है। अहमद वहाबी भी ढेर हो गया जो रदवान फोर्स का ट्रेनिंग हेड था। फुहाद शुक्र भी रदवान फोर्स का टॉप कमांडर था जो मर गया है। ऐसे में साफ है कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि हिजबुल्लाह बार बार के हमलों में कमजोर होने के बाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। इसके पीछे ईरान का हाथ है और ईरान से मिलने वाली हथियार सप्लाई के दम पर वो फिर सक्रिय हो जाता है। हो सकता है कि उसके लड़ाके कुछ वक्त चुप रहें, लेकिन ये भी तय है कि वो चुप नहीं बैठेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सिर्फ आधे घंटे के ऑपरेशन में इजराइल ने हिजबुल्लाह का सरगना सईद नसरुल्लाह
उसके घर के भीतर मार गिराया। इजराइल इस ऑपरेशन के लिए जाना जाता है कि वो अपने दुश्मनों को ना ही बख्शता है और ना ही उनका पीछा छोड़ता है। एक बार फिर इजराइल ने ये साबित कर दिया कि उसका दुश्मन जहां भी छुपा हो उस तक वो पहुंच ही पाएंगे। आधे घंटे के इस ऑपरेशन में, जिसको ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का नाम दिया गया है, उसमें इजराइल की रणनीति क्या थी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये था इजराइल के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन। इजराइल का मोस्ट वांटेड नसरुल्लाह मारा जा चुका है, ये तो सबको पता है, लेकिन आखिर कैसे इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी हम आपको बताते हैं। हमलों का सिलसिला कल यानी शुक्रवार से 10 दिन पहले शुरू हो चुका था, जब लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों के मोबाइल्स और पेजर अचानक फटने लगे। ये शुरुआत थी। इसके बाद तो 10 दिनों के भीतर इजराइल ने लेबनान पर हमलों की झड़ी लगाई। लगातार हमले किए जाते रहे, रोज मौतें होती रही, और इन सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि बेरूत के एक उपनगर दहियाह में रिहायशी इलाके के नीचे अंडरग्राउंड हिजबुल्लाह के साउथ हेडक्वार्टर के भीतर टॉप कमांडर्स के साथ साथ सैयद हसन नसरुल्लाह भी मौजूद है। तब नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब, साउथ रेंज का कमांडर अली कराकी भी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद था। और उस वक्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में भाषण दे रहे थे। नेतन्याहू इसके बाद होटल लौटे और ये देखिए, वो लैंडलाइन फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक इसी फोन कॉल पर नेतन्याहू ने कहा, किल द नसरुल्लाह, अटैक हिजबुल्लाह। तुरंत अवीव के सैन्य हवाई अड्डे से इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भर दी। टारगेट था बेरूत के दहियाह में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर। इसके बाद की पूरी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसा हमला हुआ कि बेरूत हिल उठा। हिजबुल्लाह पर यह सबसे बड़ा हमला था। कुल आधे घंटे तक बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए जाते रहे। आसमान की 6 इमारतें जमींदोज हो गईं। 20 मीटर यानी 65 फुट का एक बड़ा विशाल गड्ढा वहां बन गया। इन 6 इमारतों में कुछ नहीं बचा, मलबे का ढेर जमा हो गया। नसरुल्लाह के बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। और कुछ घंटों के बाद आखिर ऐलान हो गया कि नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि नसरुल्लाह से डरने की अब जरूरत नहीं है, वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने पूरे 20 घंटे बाद ये माना कि उसका मुखिया हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है, उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। पूरे बेरूत के 40% इलाके को इजराइल ने उजाड़ दिया। हर तरफ से धुआं उठता हुआ दिखा, लेकिन इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कौन था हसन नसरुल्लाह, जिसने लेबनान में ईरान की सबसे ताकतवर और बड़ी मलेशिया बनाई, जिसमें न सिर्फ हजारों की तादाद में लड़ाकू शामिल हुए, बल्कि इजराइल को कई बार कई जगहों पर चोट भी पहुंचाई। न सिर्फ इजराइल को, यहां तक कि अमेरिका को भी नहीं बख्शा। पिछले 3 दशक से हसन नसरुल्लाह की तोती न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया, इराक और ईरान तक बोला करती थी। कौन था हसन नसरुल्लाह, जानिए इस रिपोर्ट में। जब इजराइल गाजा पर बम बरसा रहा था, तब उसको दोहरी चुनौती मिल रही थी हिजबुल्लाह से।
हिजबुल्लाह की तरफ से साउथ लेबनान से लगातार इजराइल पर बारूदी हमले हो रहे थे। 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स का जखीरा जमा कर चुका हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा था और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का चीफ। इन हमलों की सारी रणनीति नसरुल्लाह बना रहा था, जिसके पीछे ईरान था। वही नसरुल्लाह जो अब मौत की नींद सुलाया जा चुका है, वही नसरुल्लाह जो अमेरिका और इजराइल दोनों का एक साथ दुश्मन नंबर 1 था। आखिर 62 साल का यह मोस्ट वांटेड और सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ कैसे इस मुकाम पर पहुंचा कि उसके सिर्फ अपने देश लेबनान में ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत में तूती बोलती थी। ईरान का उसके सिर पर हाथ था और इसी का नतीजा था कि मात्र 32 साल की उम्र में वो हिजबुल्लाह का चीफ बना दिया गया था। हम आपको नसरुल्लाह की पूरी कहानी बताते हैं। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो मात्र 32 साल का था। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। साल 1982 में हिजबुल्लाह बना। नसरुल्लाह संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। साल 1992 में नसरुल्लाह इसका मुखिया बना और साल 2006 में उसके नेतृत्व में इजराइल को लेबनान से खदेड़ दिया गया। आखिर कैसे मारा गया नसरुल्लाह? विशेषज्ञ मानते हैं कि मोसाद ने ये कारनामा कर दिखाया और इसके लिए ईरान और खुद हिजबुल्लाह के संगठन के भीतर घुसपैठ की और सटीक जानकारी जुटाई। हसन नसरुल्लाह को मार के इस्राइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत की उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा से छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा और अभी हसन नसरुल्लाह जो टॉप लीडरशिप है और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्लाह और ईरान के कार्डर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के कार्डर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। नसरुल्लाह का सफर आपको बताते हैं। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ उतरा। वो 22 साल की उम्र में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ। 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह का चीफ बन गया। नसरुल्लाह शिया मुस्लिमों का हीरो था। लेबनान से लेकर ईरान तक उसकी लोकप्रियता थी। हालांकि सुन्नी मुस्लिम नसरुल्लाह को पसंद नहीं करते थे। इसकी बानगी कल दिखी सीरिया में जब सुन्नी मुस्लिमों ने उसकी मौत पर जश्न मनाया। इतना तो तय है कि हिजबुल्लाह के लिए इस चोट से उबरना आसान नहीं होगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद और गाजा और लेबनान में इजराइल के युद्ध के चलते पूरे दक्षिणी एशिया में, या हम कहें कि खाड़ी के देशों में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब जिस अंदाज से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान को सीधे तौर पर इजराइल ने चोट पहुंचाई है और अमेरिका ने उस पर इजराइल को बधाई दी है, अब कहीं न कहीं सीधे दुश्मनी एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच में उभर आई है। आने वाले दिनों के दौरान ईरान को जहां पर ये साबित करना होगा कि वो खाड़ी के देशों में एक ताकतवर देश है, वहीं पर अमेरिका को ये साख बचानी होगी कि अभी भी अमेरिका की ही खाड़ी के देशों में चलती है। एक तरफ लेबनान में लोग परेशान हैं, तो इजराइल की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी तरफ से अपने इस ऑपरेशन से जुड़े वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक अहम वीडियो देखिए जिसमें आप इजराइल के F-15I लड़ाकू विमान को उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। इजराइल का कहना है कि ये वही लड़ाकू विमान है जो हिजबुल्लाह चीफ को मारने में शामिल था, लेकिन नसरुल्लाह को मारकर इजराइल ने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। आप कहेंगे कैसे? तो इसका जवाब हिजबुल्लाह की ताकत में छिपा है, जिसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जबकि वो नसरुल्लाह को मारने में कामयाब हो चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों और हौसलों को पस्त करना इतना आसान नहीं है। इसकी कहानी 1980 के दशक में शुरू होती है। जब लेबनान में इजराइल के विरोध का माहौल तैयार हुआ, तब हिजबुल्लाह अपने गिरोह को चलाने के लिए सुरंगों का उपयोग करता था। लेकिन बड़ा मोड़ तब आया
जब ईरान और उत्तर कोरिया ने मिसाइलों के भंडारण के लिए सुरंग बनाने में उसकी मदद की। हिजबुल्लाह का नेटवर्क बढ़ता गया। साल 1990 तक उसने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया। साल 2000 में जब लेबनान से इजरायली सेना हटी तो हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके डर से सेना भागी है। ये पहला अवसर था जब इजरायल ने शांति समझौते के बिना किसी अरब देश की धरती को एक तरफा तौर पर छोड़ा और क्षेत्र के बहुत से अरब नागरिकों की नजर में इसे एक महत्वपूर्ण सफलता घोषित किया गया। इसके बाद नसरुल्लाह मजबूत होता चला गया, लेबनान में बड़ी ताकत बन गया। लेकिन उसकी मौत के बाद अब इजरायल में बड़े पलटवार का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर लगातार हमलों के बावजूद इजरायल अभी तक उसे हरा नहीं पाया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि 40 से 50 हजार लड़ाकों का उसका समूह है, जबकि मारे जाने से पहले नसरुल्लाह ने दावा किया था कि उसके समूह में 1 लाख लड़ाके। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक और हथियार सप्लायर ईरान है, इसीलिए हिजबुल्लाह के कई हथियार ईरानी, रूसी और चीनी मॉडल के हैं। वहीं रॉकेट हमले करने में भी हिजबुल्लाह सक्षम है। हिजबुल्लाह का संचार नेटवर्क हाईटेक है, ये उसकी चेन का सबसे मजबूत पक्ष है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के घातक हथियार सुरक्षित तरह से छिपा कर रखे गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1.5 लाख रॉकेट शामिल है। सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन के नीचे रखी गयी थी। हिजबुल्लाह ने एक सुरंग नेटवर्क बनाने में सालों लगाए हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। होता है ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी। तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे, वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब, जिनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं। तो बहुत बुरा इसमें प्रभाव होता है और जो इफेक्ट होता है, ये मेरे ख्याल GBU 74 या ये सीरीज के बॉम्ब है। और ये मेरे ख्याल, अगर मेरे को याद है, ये तकरीबन 15 से 20 मीटर तक अंदर पेनिट्रेट करके और फिर फटते हैं। तो ये इफेक्टिवनेस जो इन बॉम्ब्स की है, ये अंडरग्राउंड नेटवर्क, अंडरग्राउंड टनल के लिए काफी लाभदायक है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह का सैन्य बुनियादी ढांचा दक्षिणी लेबनान के गांव-गांव में मजबूती से फैला हुआ है, इसलिए इजरायल लगातार वहां हमले कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके एक झटके में इजरायल में घुस सकते हैं। इस काम में ईरान और रूस भी उसका साथ दे सकता है। सीनियर लीडरशिप को खत्म किया है इजरायल ने, टारगेट करके हमास का भी, और रूमर ये भी है कि शायद याह्या सिनवार भी खत्म हो चुका है। और हमास और हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, उनको तो तकरीबन खत्म कर दिया गया है। तो मिडल ईस्ट में, और खासकर ये जो कल नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी कि ये जो एक कर्ज है, जो कर्ज की लाइन है, जिसमें ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान ये सब शामिल हैं, ये लाइन जो है, इन लोग को टारगेट करना जरूरी है, इन देशों को, जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेरे को लगता है अब अगला टारगेट होगा ईरान में ही। इनके जो IRGC कमांडर्स हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडर्स हैं, इनको भी धीरे धीरे टारगेट किया जाएगा। और वो जब किया जाएगा जब ईरान डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा। इजरायल ने अभी तक लेबनान में हवाई हमले ही किए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने के लिए उसे जमीनी ऑपरेशन करने होंगे, और यहीं से उसकी असल चुनौती से सामना होगा। बैरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सीधे ग्राउंड जीरो से इजराइल और लेबनान के बीच में जारी इस युद्ध पर यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।